बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 और चैप्टर नंबर 16 यानी कि सेकंड चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। टॉपिक्स क्या क्या हैं अभी मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर देखिए, आपको ऊपर जो है वो लिंक मिल जाएगा, नज़र आ रहा होगा। ये पिछले पार्ट का, ठीक है भाई। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हीट कैपेसिटी, पहला ये टॉपिक है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp माइनस CV इसकी डेरिवेशन है, इज इक्वल टू R। ये डेरिवेशन है इसकी Cp माइनस CV की, इसको देखेंगे। वर्कड एग्जाम्पल्स, इनको देखेंगे। 4 वर्कड एग्जाम्पल्स हैं और 5 जो हैं सेल्फ असेसमेंट हैं, इनको देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट, लेकिन सेल्फ असेसमेंट मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 5 जो सेल्फ असेसमेंट हैं ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कोई कैलकुलेशन बेस्ड सेल्फ असेसमेंट नहीं है। और ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी ले लेते हैं। हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक आपको क्या बता रहा है? हीट कैपेसिटी। इसका आसान सा मतलब ये है कि किसी चीज़ के अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है हीट को अपने अंदर संभालने की, हीट को अपने अंदर एकोमोडेट करने की, स्टोर करने की। मिसाल के तौर पर एक ये 10 ग्राम का पीस है आयरन का, 10 ग्राम का पीस है आयरन का और 10 ही ग्राम का पीस है कॉपर का। ये जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, इसकी लिमिट है एक, ठीक है। और ये 10 ग्राम का जो कॉपर है ये एक ख़ास अमाउंट इस हीट का अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई। तो ये 10 ग्राम आयरन जो है, मिसाल के तौर पर ये 50 जूल्स जो है हीट अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। और ये जो है वो 20 जूल्स जो है एकोमोडेट कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मिसाल के तौर पे। समझ में आ रही है बात आपको? हालांकि दोनों ही 10-10 ग्राम के, आयरन भी 10 ग्राम का है और कॉपर भी 10 ग्राम का है, लेकिन ये 50 जूल्स हीट जो है वो एकोमोडेट कर सकता है और ये 20 जूल्स हीट जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, हीट को अपने अंदर गुंजाइश दे सकता है, ठीक है भाई। तो ये इसको कहते हैं हम हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं हम इसको? हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की गुंजाइश, कैपेसिटी जो है वो हीट को अपने अंदर स्टोर करने की मुख्तलिफ होती है, जैसे कि इस मिसाल से आपने देखा। अब यहाँ पर ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, हीट कैपेसिटी। इसके अंदर हमारे पास ये हीट कैपेसिटी के अंदर 2 टाइप निकलती हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले इसको देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी समझ में आ गया आपको? गुंजाइश, हीट को अपने अंदर स्टोर करने की किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है भाई। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको कैपिटल C और इसके साथ m लगा हुआ होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? ज़रा सा ही फ़र्क है, अभी आपको दोनों ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कह रहा है, इसको मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख दूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल m से
रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a unit mass मिसाल के तौर पर 1 ग्राम ले लें आप या 1 किलोग्राम ले लें। यूनिट मास से मतलब यहाँ पर 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है भाई, यूनिट मास, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यूनिट मास पहले ले लीजिए किसी भी चीज़ का, यानी ये किसी भी चीज़ का, आप आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है ना, उसका यूनिट मास ले लो, यानी कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। नॉर्मली हम 1 ग्राम की बात करते हैं, तो आपने 1 ग्राम का ये पीस जो है आयरन का ले लिया, आयरन का 1 ग्राम का पीस ले लिया। कितना है ये? 1 ग्राम का ये पीस है आयरन का। अब आप जब इसको हीट देंगे, हीट जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जब आप इस 1 ग्राम के आयरन के पीस को हीट देंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका कोई मौजूदा टेम्परेचर भी तो होगा ना, सोचने की बात है। आपको पता है करंट टेम्परेचर किसी सबका होता है, तो ये जो आयरन का पीस आपने लिया है 1 ग्राम का, अभी इसका कोई मौजूदा टेम्परेचर भी होगा। सपोज़ करते हैं इसका मौजूदा या करंट टेम्परेचर जो है, करंट टेम्परेचर इसका आपने जो चेक किया, करंट टेम्परेचर इसका जो आपने चेक किया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप क्या कर रहे हैं? जब आप ये आपको पता लग गया, अब आप हीट दे रहे हैं इसको, इस आयरन के पीस को, अब आप 1 ग्राम के आयरन के पीस को हीट दे रहे हैं। अब हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसका टेम्परेचर जो है कितना हो गया? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब अगर आप केल्विन में लेना चाहते हैं तो इसको हम केल्विन में कर लेते हैं, ऑब्लिक लगा के 20 केल्विन, ऑब्लिक लगा के 21 केल्विन, दोनों गुंजाइश है ना हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो बहरहाल ये 1 ग्राम का पीस है आपके पास, इसका मौजूदा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने इसको कुछ हीट जो है वो प्रोवाइड की है, इसका टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 1 डिग्री राइज, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बढ़ गया टेम्परेचर। कितना? 1 ग्राम का। तो कोई अमाउंट ऑफ हीट भी तो होगा ना जिसने ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया है। बात सोचने की है ना। देखें थोड़ा, वो कोई ना कोई अमाउंट तो है हीट का, वो कोई ना कोई अमाउंट तो है हीट का जो आपने इसको दिया है, जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया, 1 डिग्री बढ़ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट कुछ तो होगा ना, वो अमाउंट ऑफ हीट। तो वो जो भी होगा हमें नहीं पता। हम सपोज करते हैं यहाँ पर 200 जूल्स है, 200 जूल्स है, सपोज कर लेते हैं 200 जूल्स है। इतना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया है इस 1 ग्राम मास को, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया। यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी मज़े से। क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। कौन सा अमाउंट ऑफ हीट?
वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी मदद से किसी भी चीज़ का 1 ग्राम आपने लिया है, उस 1 ग्राम की चीज़ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज हो गया, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात आप? अब आपको ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, जिसको कैपिटल C और स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सेकंड में समझ आ जाएगा। यहाँ आपने क्या लिया है? आपने मास लिया है, कितना? 1 ग्राम। अब आप मास न लें, अब आप मोल ले लें। आपने मास 1 ग्राम लिया था, ठीक है, अब आप मोल ले लीजिए। मोल को आपको पता है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को जो है हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप 1 ग्राम मास न लें, बल्कि आप क्या ले लें? 1 मोल ले लें। अब यही चीज़ है, इसका आपने 1 मोल लिया है और आपने इसका करंट टेम्परेचर चेक किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने इसको हीट प्रोवाइड की और इसका टेम्परेचर इस चीज़ का जो कि 1 मोल है, इसका टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 1 डिग्री राइज हो गया। आपने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चेक किया कि यार अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया है 1 मोल की चीज़ को, कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी चीज़ का, जिसका आपने 1 मोल लिया हुआ है, 1 मोल की चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहा जाता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गई बात? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर भी अमाउंट ऑफ हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर भी अमाउंट ऑफ हीट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर आप 1 ग्राम के मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होते हुए देख रहे हैं जिस अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो है 1 मोल चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर रहा है या 1 केल्विन राइज कर रहा है। ठीक है भाई, दोनों समझ आ गए? इनके सिंबल्स भी मैंने लिख दिए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही पहले मज़ीद देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे साथ ही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला ये कह रहा है कि जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो किसके बराबर होगा? मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये किसका फॉर्मूला है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ हीट बराबर है, अब मास नहीं आएगा, नहीं, अब नंबर ऑफ मोल n आएगा, स्मॉल c नहीं आएगा, कैपिटल C आएगा, उसके साथ स्मॉल m आएगा और उसके साथ डेल्टा T आ जाएगा। बस ये किसका फॉर्मूला है? ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, 3 टॉपिक हो गए हमारे। हीट कैपेसिटी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं भले उनका सेम अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन उनकी ताकत हीट को एब्जॉर्ब करने की, स्टोर करने की वो मुख्तलिफ होती है। फिर मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी बताया, अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम मास जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा दे 1 डिग्री, और मोलर स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दे 1 डिग्री या 1 केल्विन। अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ये Cp क्या है, Cv क्या है, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R ये क्या है, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है भाई, इनके फुल वर्ड्स तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। Q अमाउंट ऑफ हीट, M मास ऑफ सब्सटेंस, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर।
Q amount of heat, N number of mole, Cm molar specific heat capacity और डेल्टा T change in temperature. अब अगर आपको ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R इसकी डेरिवेशन करनी है तो आपको इसी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टाइप्स को पहले समझना पड़ेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टाइप्स को समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि कैपिटल C स्मॉल m। इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहते हैं Cp। क्या कहते हैं? Cp। और दूसरी टाइप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाएगा Cv। ठीक है भाई, ये दो टाइप्स हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और इन्हीं का डिफरेंस जो है हमें यहाँ पर निकालना है। Cp माइनस Cv बराबर है R के, और ये R आपको याद है क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, फॉर्मूला याद है? उसमें जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वही R है। चलें इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसकी हेडिंग दे लें, द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। हेडिंग दे लें, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है ना क्या है? Q बराबर है NCm डेल्टा T। ये आ गया आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। अब इसमें क्या चेंजेस होगी, इसी को हम बारी बारी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर इसमें क्या चेंज आ जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर इसमें क्या चेंज आ जाएगा? ये हो जाएगा Q बराबर है NCp डेल्टा T। ठीक है भाई। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें क्या चेंज आ जाएगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें क्या चेंज आ जाएगा? Q बराबर है NCV डेल्टा T। ठीक है भाई। ये चेंजेस जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो चीज़ समझने वाली है ना वो है एंथैल्पी। ठीक है, अब जो चीज़ समझने वाली है मैं यहाँ पर पहले उसको समझा दूँ। एंथैल्पी, एंथैल्पी कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। इसका मतलब टोटल हीट, आसान लफ्ज़ों में कह लें टोटल हीट कंटेंट
ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर हीट की टोटल अमाउंट ऑफ हीट इस चीज़ के अंदर इतना है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ इस चीज़ के अंदर एंथैल्पी इतनी है। तो हीट की बात करें तो एंथैल्पी की बात होती है, ठीक है। अच्छा, और एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से, कैपिटल एच से इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ चेंज इन, अब इंटरनल एनर्जी को अगर हम लें, इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? टोटल एनर्जी। देखें फ़र्क देखिएगा, एंथैल्पी जो है वो टोटल हीट एनर्जी की बात कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर, जितना भी अमाउंट हीट एनर्जी का है उसकी बात कर रहा है एंथैल्पी। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो अब सबकी बात कर रही है, जिसमें हीट एनर्जी भी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, रोटेशनल एनर्जी भी आ जाती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाती है। किसी भी किस्म की एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर, सबकी बात करती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है भाई। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये डेल्टा यू हो जाएगा। अब ये जो दो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं ना, यही जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसके ऊपर हमने ये चेंज किया था, तो इसमें हो क्या रहा है? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ हीट की बात करते हैं किसी सिस्टम के, तो असल में आप एंथैल्पी की बात करते हैं। याद रहेगा कि अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप इनडायरेक्ट वे में असल में एंथैल्पी की बात करते हैं, टोटल हीट कंटेंट की बात करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इसके बराबर कर सकता हूँ फिर, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। और इसी तरह अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करते हैं, तो असल में आप जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? इंटरनल एनर्जी के चेंज के अंदर बात कर रहे होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात हो रही हो तो चेंज इन एंथैल्पी की बात हो रही है, ये हो जाएगा डेल्टा यू। तो यही आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इक्वेशन। कांस्टेंट प्रेशर से ये Cm जो है वो Cp हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये Cm जो है Cv हो गया, और इनको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज के बराबर किया इसको, और इसको हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर किया। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, अब क्योंकि यहाँ जो भी मामला हो रहा है वो हो रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिसमें आप मोल की बात कर रहे हैं, अब ग्रामों की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात करते हैं 1 मोल। तो अगर 1 मोल की बात करूँगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो इस केस में भी 1 मोल लेता हूँ और इस केस में भी 1 मोल लेता हूँ सिस्टम का। ठीक है भाई, तो अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, इसको मैं मिटा दूँ, फॉर 1 मोल, अब यहाँ पर आएगा फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख दें, and by using first law of thermodynamics equation, first law of thermodynamics
थर्मोडायनमिक्स इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स की याद है, डेल्टा क्यू जो है वो बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। और इसकी दूसरी शक्ल आप देना चाहते हैं तो इसकी दूसरी शक्ल क्या है? डेल्टा यू, अगर मैं डेल्टा क्यू को वहाँ ले जाऊँ, डेल्टा यू को यहाँ ले आऊँ, तो घूम फिर के ये डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बनेगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो कुछ भी चेंज आएगा ना वो इसी के अंदर चेंज आएगा। अगर आप इसको ना भी करें, अच्छा ये करने का मकसद बताने का सिर्फ ये है कि यही बेसिकली ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये वाली। तो कभी कभी आपको इस तरह से भी वो दिखा देगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, तो परेशान मत होइएगा, भले इसको आप मिटा दें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की यही शक्ल आप रखें। अब आपको याद है हमारे पास हमने ड्राइव भी किया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम बाय यूजिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी एक हेडिंग है, फॉर 1 मोल बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी एक हेडिंग आ गई। इसके नीचे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दिया। अब आप क्या लिख रहे हैं? बाय यूजिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन है डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी के, पी या फिर हम इसको कहते हैं डेल्टा पी वी के, डेल्टा पी वी के बराबर। ये रही प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। यहाँ मैं जगह बनाऊँ ऊपर थोड़ी सी, अब नीचे स्पेस कम है तो अब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन को डेल्टा पी वी, ठीक है भाई। वर्क डन जो है बराबर है, वर्क डन ले आए डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा डब्ल्यू आपको नज़र आ रहा है, उसकी जगह पर ये आ जाएगा आपका, उसकी जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में चेंज देखा आपने, गड़बड़ मत कीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये रहा, इसमें डेल्टा डब्ल्यू ये रहा, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर डेल्टा पी वी आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा पीछे बैक करें, आपको याद आया, यहाँ मिटा दिया मैंने लिखा था एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर था? क्यू बराबर था एन सी पी डेल्टा टी, और ये किसके बराबर था? डेल्टा एच के, इसी के बराबर था ना। ये देखें, इसका मतलब ये Q जो है ये किसके बराबर है? डेल्टा W के। तो ये जो डेल्टा Q लिखा हुआ है इसकी जगह पर डेल्टा H में लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। और ये जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम था डेल्टा Q बराबर है एन सी वी डेल्टा T के, ये डेल्टा U के बराबर है। तो डेल्टा Q की जगह पर इसको ले सकता हूँ यहाँ पर, ये डेल्टा U तो लिखा हुआ ही है पहले, सॉरी। अब ये किसके बराबर है? इसके बराबर। और यहाँ पर ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर। मतलब पहले डेल्टा H आएगा डेल्टा Q की जगह पर, और उसके बाद ये आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। भाई तीनों बराबर है ना, Q बराबर है एन सी पी डेल्टा टी के डेल्टा H, तो मैंने डेल्टा H लिखा Q की जगह पर, एन सी पी डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा U एक स्टेप और बढ़ा के मैंने डेल्टा U की जगह पे लिख दिया एन सी वी डेल्टा टी प्लस ये क्या हो गया? डेल्टा पी वी। मतलब तीनों ही चेंज हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तीनों टर्म्स जो हैं चेंज हो गई। डेल्टा क्यू भी चला गया, डेल्टा यू भी चला गया, डेल्टा डब्ल्यू भी चला गया। डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन आ गई, ठीक है। डेल्टा यू की जगह पर ये वाली इक्वेशन आ गई एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू की जगह पर डेल्टा एच के बाद एन सी पी डेल्टा टी आ गई, ठीक है भाई।
अब यहाँ थोड़ा सा रद्दो बदल आपको करना पड़ेगा। अब ये नीचे से मिटा देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। अब ये देखिए, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आपको जो है यहाँ पर डेल्टा टी नज़र आ रहा है। अब ये पीवी जो है, अब ज़रा इस पीवी को समझिएगा, ये कहाँ से आया है? ये आप बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन से। भाई पीवी एक और जगह पे भी तो है, बाय यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और क्योंकि एन जो है वो हमने 1 मोल लिया था, तो ये पीवी किसके बराबर हो जाएगा? आर टी के। सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी बराबर है एन सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी वी किसके बराबर है? आर टी के। आर टी, इसको डेल्टा आर टी को आप ये डेल्टा इस टी के साथ भी आप लगा सकते हैं। आर को अलहदा कर दें। क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, क्योंकि ये कट रहा है। ठीक है भाई, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अब ये देखें, ये डेल्टा टी गया इस डेल्टा टी से, इस डेल्टा टी से। ठीक है, ये एन गया इस एन से। ठीक है भाई, अब क्या बच गया आपके पास? आपके पास बचा सी पी बराबर है सी वी प्लस आर के। अब इस सी वी को यहाँ ले आइए तो फिर क्या हो जाएगा? ये सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन बन गई आपकी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सॉरी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है भाई, ये वाली भी इक्वेशन हो गई, 4 चीज़ें हमारी हो गई। अब वर्कड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इग्नोर मत कीजिएगा, आपके एग्जाम में वर्कड एग्जाम्पल्स जो हैं वो डायरेक्टली आ जाती हैं, सेल्फ असेसमेंट में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 4 वर्कड एग्जाम्पल्स हैं, अब उनको देख लेते हैं, आसान सी हैं। वर्कड एग्जाम्पल 16.1, पहले ये देख लें, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वर्कड एग्जाम्पल 16.1। ठीक है भाई, वर्कड एग्जाम्पल 16.1 ये है पेज नंबर 22 के ऊपर। इसमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.00 मोल ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड है और उसका जो वॉल्यूम उसने बताया है 1.00 मोल है। ठीक है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस लिक्विड का। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है? 2.4 × 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर। व्हेन द लिक्विड इज़ वेपराइज्ड, अब उस लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.03 × 10⁻5 पास्कल। और जब आप उस लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1.03 × 10⁻5 पास्कल है। और इस लिक्विड के जब अब जो वेपर बना है, तो वेपर के वॉल्यूम की बात कर रहा है। द वेपर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 5.9 × 10⁻2 क्यूबिक मीटर। मतलब 2 वॉल्यूम हो गए, उसने आपको लिक्विड का भी वॉल्यूम दिया है, वेपर का भी वॉल्यूम दिया है। फिर आगे बोल रहा है द लेटेंट हीट टू वेपराइज 1.00 मोल ऑफ दिस लिक्विड। अब ये मोल भी उसने खैर पहले ही बता दिए थे लिक्विड के, कि लेटेंट हीट टू वेपराइज, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी बताता हूँ क्या होती है। ठीक है, तो वो जो इस लिक्विड का है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है? वो है 3.48 × 10⁻⁴ जूल्स। इसने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दे दी है।
determine change in internal energy डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिटरमाइन कीजिए। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यूज़ मैं सारी यहाँ पे लिख देता हूँ। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको मैं ये बता दूँ, ये 3 किस्मों की होती है। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। आप किसी लिक्विड को जब हीट कर रहे हैं तो फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर वो लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी है, आप उसको जब बॉयल करते हैं वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हैं ना, अब वो लिक्विड को नहीं मिल रहा, उससे लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो अब जा रहा है वो चेंज ऑफ फेज़ में इस्तेमाल हो रहा है। वो लिक्विड से वेपर गैस को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है। आप जो हीट दे रहे हैं इस स्टेज पर वो लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड जो है उस हीट को लेके उससे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट ऑफ हीट जो कि फेज़ को चेंज करे, फेज़ चेंजिंग के दौरान अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यूटिलाइज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से दोबारा लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। तो ये फेज़ चेंज करने के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट इस्तेमाल होता है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और अगर ये मेल्टिंग हो रही हो तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो जाएगी, वेपराइजेशन हो रही हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वेपराइजेशन है इसलिए, और ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसकी। ठीक है, अब ज़रा इसकी वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। डेटा नंबर ऑफ मोल पहले इसने आपको दिए हैं, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 1.00। उसके बाद टेम्परेचर जो है इसने आपको बताया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो है आपको इनिशियल वॉल्यूम इसने बताया है, यानी कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो 2.4 × 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर है। प्रेशर जो है इसने आपको बताया है यहाँ पर कितना है 1.03 × 10⁻5 पास्कल। और ये दूसरा वाला जो वॉल्यूम है V2 ये वेपर का है, याद ये है 5.9 × 10⁻⁻2 क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इतनी सारी डिटेल के बाद वो हमसे चाहता क्या है, अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उसने हमें दी है, जिसको मैं डेल्टा क्यू से यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। लेटेंट हीट टू वेपराइज उसने दिए 3.48 × 10⁻⁴ जूल्स। ठीक है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, डेल्टा यू ये आपसे पूछ रहा है। सोल्यूशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा क्यू जो है वो बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया। अब यहाँ पर इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दूसरी शक्ल, जिसमें डेल्टा यू अगर यहाँ पर आ जाता है तो डेल्टा क्यू वहाँ चला जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है आपको और प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करनी है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन याद है ना, डब्ल्यू किसके बराबर है डेल्टा पी वी के, इसी को आप यूज़ करेंगे डेल्टा पी वी। तो यहाँ पर ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा पी वी आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर। ठीक है, और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो आप पुट कर देंगे सिर्फ डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है 3.48 × 10⁻⁴ माइनस प्रेशर कितना है 1.03 × 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आएगा
तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर इनिशियल और फाइनल में से आप देख लीजिए, V2 मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, V2 माइनस V1, तो 5.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना है -2 माइनस V1 कितना है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है भाई। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इनको इसमें से इसको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें इससे, और फिर इसमें से माइनस करें, तो डेल्टा U जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डेल्टा U आ जाएगा 0.0589, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलें, यहाँ पर है, तो आपके पास डेल्टा U आएगा, आपका कैलकुलेटर बताएगा 28,730 जूल्स। ठीक है, लेकिन इस अमाउंट क्योंकि बड़ा अमाउंट है 28,730 जूल्स का, 28,730 जूल्स, इसको राउंड ऑफ अगर हम करें तो ये 29,000 हो जाता है, 29,000 जूल्स हो जाता है, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है भाई, इस तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया। वर्क एग्जाम्पल 16.2 इसको देखते हैं। 16.2 के अंदर, अच्छा यहाँ मिस प्रिंटिंग भी हुई हुई है, ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास बुक होगी, ये 16.1 में आगे एक और वर्क एग्जाम्पल है जिसमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पूछा गया है। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना रिज़ल्ट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.4 डिग्री, ये असल में उसका है, आगे आ रही है वो वर्क एग्जाम्पल, उसका हिस्सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। 16.2 में कह रहा है व्हेन अ बलून इज़ इन्फ्लेटेड, जब कभी आप एक बलून जो है उसको इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उसमें हवा भरते हैं, बलून के अंदर आप हवा भर रहे हैं, गैस जा रही है बलून के अंदर, इट्स रबर बॉल्स पुश्ड अगेंस्ट द एयर अराउंड इट, उसकी रबर की जो बॉल है, ठीक है, रबर की जो उसकी वॉल्स हैं वो पुश होती हैं, किसके, लेफ़्ट राइट जो भी उसके एयर है उससे टकराती हैं। बलून में हवा भर रहे हैं ना भाई, इन्फ्लेटेड का मतलब है हवा भरना, डिफ्लेटेड का मतलब है हवा निकालना, तो आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, ठीक है, बलून को, उसमें हवा भर रहे हैं, उसकी रबर की वॉल्स जो हैं पुश अगेंस्ट द एयर अराउंड इट, उस बलून के इर्द गिर्द आपको पता है हवा तो मौजूद है ना, तो वो बलून की जो वॉल्स हैं वो पुश कर रही हैं, उसको फूलते हुए ऐसे पुश कर रही हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बलून इज़ ब्लोन अप फ्रॉम 0.015 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही बात है, आप गैस भर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना भाई, बलून के अंदर मौजूद गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो यही बोल रहा है कि पहले वॉल्यूम उसका कुछ था, आप गैस को बढ़ाए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम अब चेंज हो रहा है, तो पहला वाला वॉल्यूम उसने दिया है हमें, दूसरा वाला वॉल्यूम भी उसने हमें दिया है। ठीक है, और वर्क डन हमसे पूछ रहा है कि ये जो एयर बलून के अंदर गैस है ये कितना वर्क डन कर रही है, वो आपने बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने हमें दिया है। ठीक है, 16.2 16.2 वर्क डन हमसे पूछ रहा है, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम उसने गैस का हमें दिया है 0.015 स्क्वायर मीटर, फाइनल वॉल्यूम फिर उसने हमें दिया है 0.030 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और प्रेशर जो है वो भी उसने हमें दिया है कितना, 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, ये प्रेशर भी दिया है। सोल्यूशन वर्क डन पूछ रहा है कितना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, डेल्टा PV, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन में मौजूद है ये। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन, अब यहाँ चेंज किस में आया है, वॉल्यूम में आया है, तो P डेल्टा V कर लें आप। प्रेशर कितना है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1,
V2 कितना है हमारे पास 0.030 माइनस 0.015, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1500 जूल्स। 1500 जूल्स चेक कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी यही है 1500 जूल। वर्क एग्जाम्पल 16.3 की तरफ चलें। 16.3 इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी। सिक्सटीन पॉइंट थ्री बोल रहा है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 16.3 जिसका कुछ हिस्सा मिसप्रिंट हो गया 16.1 में। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको बता रहा है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोल रहा है कि ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड वाला फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये बता दीजिए। एक चीज़ तो ये पूछ रहा है। दूसरी फिर ये बता रहा है कि सिलेंडर के अंदर गैस जो है वो मौजूद है, ठीक है, और वो गैस एक्सपेंड हो रही है। तो इनिशियल वॉल्यूम भी होगा, फाइनल वॉल्यूम भी होगा। इनिशियल वॉल्यूम इसका 2.0 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम इसका 4.0 लीटर है। एक्सटर्नल प्रेशर भी उसने दिया हुआ है 2.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैलकुलेट द वर्क डन, आपसे वर्क डन कैलकुलेट करने की बोल रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो डेटा बनाते हैं पहले। सिक्सटीन पॉइंट थ्री, दो काम इसने हमें बोले हैं, ये बात ध्यान में रखें। उसने एक तो हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बोला है कि ये बताइए, दूसरा उसने हमसे वर्क डन बोला है कि ये बताइए, ठीक है। डेटा में उसने हमें टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। V1 V2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम दिए हैं। वॉल्यूम 1 जो है वो 2.0 लीटर है, वॉल्यूम 2 4.0 लीटर है। प्रेशर जो है यहाँ पर वो हमारे पास है 2.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्यूशन की तरफ इसके चलते हैं। तो टेम्परेचर को बाद में देख लेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। पहले वर्क डन को जो है वो देख लेते हैं। W किसके बराबर है -P डेल्टा V के। W इज़ इक्वल टू, अच्छा गैस एक्सपेंड हो रही है ना, पिछली वाली एग्जांपल में बताना भी मैं भूल गया, गैस एक्सपेंड हो रही है ना, उसमें भी माइनस ही आपको लेना चाहिए था। ये माइनस का साइन सिर्फ आपको एक्सप्रेशन या कंप्रेशन बताता है, इससे ज़्यादा का इसका मकसद नहीं होता कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, सिस्टम आपका एक्सपेंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये -P, अब प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर हमारे पास, अगर ये माइनस आप ना भी लगाएं ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तसल्ली रखें, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि आपकी एग्जाम्पल में लगा हुआ है इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये माइनस प्रेशर कितना है हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V हमारे पास कितना होगा V2 माइनस V1 यानी कि 4.0 माइनस 2.0। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वर्क डन जो आएगा -40 एटमॉस्फेरिक डॉट लीटर। वर्क डन का ये भी यूनिट है जी, एटमॉस्फेयर लीटर ये भी यूनिट है वर्क डन का, ये बात ध्यान में रखिएगा। और नीचे उसने बताया है, लेकिन ये ऐसा ही यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। अगर आप इसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक लीटर जो है वो कितने जो है वो जूल्स के बराबर है। वर्क को हम जूल्स में लेते हैं ना, तो ये है 101.325 जूल्स के बराबर। इसको भी नोट कर लें, बड़ा काम आएगा ये। कभी कभी हो सकता है वो आपसे बोल दे आखिर में कि भाई आप जो है वो वर्क डन को एटमॉस्फेरिक लीटर से जूल्स में कन्वर्ट कीजिए, तो ये काम देगा आपको। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ उसने बोला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बताइए, तो बड़ा आसान है। ये रहा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय
9। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है हमारे पास 36.88 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अब इसके लिए इसका जवाब देखना है तो 16.1 वर्कड एग्जाम्पल उस पर जाएँ, उसके नीचे इसका जवाब लिखा हुआ है बाकायदा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 98.384 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, 16.4 वर्कड एग्जाम्पल की तरफ चलें। आखिरी वर्कड एग्जाम्पल है, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, सारे थ्योरेटिकल हैं। ठीक है, तो उनको वो मैं ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा एक्सप्लेन करने की। बस ये हम वर्कड एग्जाम्पल ये वाली देखेंगे 16.4 वाली, आखिरी वर्कड एग्जाम्पल, और ये चैप्टर आपका तमाम हो जाएगा। फिर अगली वीडियो के अंदर हम एक ही वीडियो में, यानी कि पार्ट 5 के अंदर MCQs भी करेंगे, CRQs भी करेंगे, ERQs भी करेंगे, और न्यूमेरिकल्स 8 हैं इसके। ठीक है, वो भी करेंगे। 16.4 के अंदर बोल रहा है आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट कर दीजिए। क्या बोल रहा है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट कर दीजिए। गैस के 2 मोल आपको दिए गए हैं, अमाउंट ऑफ हीट जो गैस एब्जॉर्ब कर रही है वो 1500 जूल्स है। ठीक है, टेम्परेचर जो है उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्या कैलकुलेट करना है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले इसका डेटा लिख लें। एग्जाम्पल 16.4 क्या बोल रहा है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि CM कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2 हैं। डेल्टा Q कितना है यहाँ पर? 1500 जूल्स है। डेल्टा T कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। Q बराबर है NC छोटा सा m डेल्टा T। क्या उसने पूछा है आपसे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि ये CM। तो इसको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा T को भी निकालेंगे, N को भी निकालेंगे, तो ये Q और N डेल्टा T हो जाएगा CM। बस वैल्यूज़ पुट करें, CM की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। Q कितना है भाई आपके पास? 1500। नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके पास? 2। टेम्परेचर कितना है आपके पास? 25। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका जवाब आएगा 30 जूल्स 30 जूल्स पर मोल। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, इसमें समझ रहा था कि इसमें तो शायद हमारे पास कितनी 4 वर्कड एग्जाम्पल हैं, अभी एक और रहती है 16.5 भी है भाई, उसको भी देखते हैं। तो 13 जूल्स पर मोल डॉट सेंटीग्रेड, ये आपका जवाब आ गया। 16.5 एग्जाम्पल, इसमें आपसे बोल रहा है वाटर का सैंपल है आपके पास। ठीक है, उसका मास जो है पानी का 200 ग्राम है, आप उसको हीट करते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर पानी का फिर बढ़ता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। आपने कितना अमाउंट हीट का पानी को दिया है ये ज़रा बता दीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की उसने वैल्यू दी है 4.18 जूल्स पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आपने पानी को, कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने पानी को दिया है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री तक पहुंच गया। डेटा बना लें इसका।
नंबर 1 मास कितना दिया है 200 ग्राम। नंबर 2 टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 45 डिग्री सेंटीग्रेड, Q अमाउंट ऑफ हीट आपसे वो पूछ रहा है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, याद रहे ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। इसकी वैल्यू उसने आपको दी है 4.18 जूल्स पर ग्राम सेंटीग्रेड, पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर है MC डेल्टा T, अमाउंट Q ही पूछा है उसने, मास कितना है 200 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू 4.18 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है 45 में से 25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जवाब आएगा 20। इन सबको मल्टीप्लाई करें, अमाउंट ऑफ हीट आपके पास आएगा 16,720। अब यहाँ पर आपके PDF में गलती है, 16,720 जूल्स। आपका PDF जो है ये सिंटेक्स बुक वाल में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आपका PDF बता रहा है 8,360 जूल्स। 8,360 जूल नहीं बनेंगे भाई, आप ख़ुद इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 16,720 जूल्स बनेंगे। ठीक है भाई, इजाज़त है बस। अब अगले पार्ट में ये चैप्टर तमाम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ फिर हम चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।